आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि प्रॉमिस किया था कि जितेंद्र सिंह राठौर, जो आप लोग सब जानते ही हो कि रैंक 3 आई है इनकी एसएससी सीजीएल 18 में, उनके साथ इंटरव्यू शेड्यूल किया है हमने। तो जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और इनकी पूरी जर्नी आपको बताई जाएगी, आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी, साथ के साथ आपको एक रोड मैप देगी कैसे कोई नॉर्मल एस्पिरेंट टॉपर बनता है या फिर जॉब अपने मन की ले पाता है। तो सबसे पहले तो वेलकम जितेंद्र, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। बस बढ़िया, आप बताइए सर। सबसे पहले अपने बारे में बताइए आप कुछ चीजें। मैं जितेंद्र सिंह राठौर है, जैसे सभी को पता होगा। और एक चीज सबसे पहले, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले, ये लोग कहते हैं कि कैमरे के पीछे जाने से पहले जो इंसान थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाता है, तो वो मैं डिप्लोमेटिक ना होने की पूरी कोशिश करूंगा। जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी वो पूरी रहेगी, क्योंकि क्या है कि डिप्लोमेटिक होना, आप एस्पिरेंट हो तो क्या होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल एक ट्रूथ चाहिए कि कैसे तैयारी रही। कोई आपको फेक चीजें नहीं चाहिए। तो वो सारी चीजें मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं पूरा सच्चाई से बता पाऊं और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन रहे। हाँ, जैसे ऐसे ही होना चाहिए, चाहे आप जैसे दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। वरना हमेशा ये रहा है कि जब टॉपर्स इंटरव्यू देते हैं तो थोड़ी वेरिएशन रहती है, क्योंकि मान लो अपने खास लोगों को जब पर्सनली वो बताते हैं वो कुछ और बातें बताते हैं, और जब इंटरव्यू में बताते हैं तो कुछ और। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ये तो मेरे को भी पता है, मैं जितेंद्र को जानता हूँ काफी टाइम से, तो वो बिल्कुल क्लियर बताएंगे सारी बातें। और सबसे पहले मैं सबसे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और हिंदी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल आपने इंग्लिश में एक टीजर दिया था, तो काफी बच्चों को लगा कि इंग्लिश में इंटरव्यू होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सबके दिल में जो धक धक हो रही है आजकल, कि क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या आप 2019 का मेंस भी देंगे या नहीं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सारी बातों से ऊपर है ये क्वेश्चन। तो एक्चुअली में क्या है कि लोगों को हमेशा आधा सच पता होता है, तो वो क्या होता है, फटाफट जज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पूरी लाइफ का एक लेसन भी है कि हाफ ट्रुथ जो होता है बहुत डेंजरस। सबसे पहली बात तो ये कि मैं 19 का कभी भी मेरा मन नहीं था कि मैं दूं पेपर। लेकिन जब फरवरी में सीएचएसएल का रिजल्ट आया, तो सबको ही ऑलमोस्ट, जो मतलब इतने सारे कैंडिडेट्स यूएसएम का शिकार हुए थे, तो पता लगा कि ये तो सीजीएल में भी होगा। तो भले ही कैंपेन वगैरह बाद में हुए हो, लेकिन हमें पता तो लग गया था कि ऐसा सीजीएल में बिल्कुल हो सकता है। और आप इतना श्योर तो हो नहीं सकते कि आप कितने ही बड़े टॉपर हो कि आपको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। चाहे 603 मार्क्स हो, 608 हो, 619 हो, अगर आपने यूएफएम लगेगा आपके ऊपर, तो आप टॉपर भले ही कितने हो, आपको अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसी के कारण मैंने 2019 का मेंस दिया था, प्री दिया था, क्योंकि क्या है कि 25 फरवरी को रिजल्ट आया था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था देने का। मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था किसी भी चीज के लिए, ना कुछ पढ़ा था मैंने 19 के लिए। वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, तो मैंने इस चक्कर में दे दिया था कि चलो, अगर यूएफएम हुआ तो कम से कम एक ऑप्शन रहेगा पास में कि वापस, कम से कम एक वो रहेगा, ऑप्शन रहेगा कि हम ले सकते हैं जॉब वापस। तो इस कारण मैंने 19 का प्री दिया था। लेकिन अब मेरा मेंस देने का कोई भी इरादा नहीं है, तो सब रेस्ट अश्योर्ड, बिल्कुल कोई टेंशन मत लो मेरी तरफ से। वैसे एक चीज और कि आपका हमेशा मोटिवेशन ये होना, गोल ये होना चाहिए कि आप भले ही कितनी तैयारी कर लो, दूसरे के ऊपर कभी भी फोकस मत करो कि वो क्या कर रहा है। राइट। अपने ऊपर देखो कि आप क्या कर सकते हो, अपनी मेहनत करो। आप दूसरा भले ही दे एग्जाम दोबारा, बहुत सारे हैं लोग, मैं खुद इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि जो 17 का कैंडिडेट है वो 18 में अच्छी जॉब होने के बावजूद 17 में वो 18 में लेगा। जॉब सेटिस्फेक्शन मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप ग्रुप पे सर्विसेज में नहीं हो, तो आप ग्रुप बी से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यही है कि कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, तो चेंज करना जॉब की, वहां मेरे को शायद हो सकता है सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो ये बहुत गलत चीज है। तो इसी कारण मैं ये कहूंगा कि मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। और यही मैं 17 वाले कैंडिडेट से कहूंगा कि 18 वाले, अगर उनके 17 में पोस्ट मिल चुकी है, तो 18 में बिल्कुल ना जाए। और यही है कि मैं 19 मेंस नहीं दे रहा हूँ, मेरी तरफ से बिल्कुल अश्योर्ड रहो, मेरे मतलब को इन सीट शॉर्ट वेस्ट ये है करना। कि नहीं दोगे आप 19 का मेंस, बिल्कुल।
हाँ, क्योंकि बिल्कुल। काफी सारी नेगेटिविटी रहती है ना, बच्चों को ये लगता है कि ये किस टाइप के लोग हैं, वो ये नहीं सोच पाते कि हम उनकी जगह होंगे तो एसएससी का हम्म। कुछ भरोसा नहीं है, सब कुछ देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन डिजाइन करे हुए हैं, तो उसमें ये भी मैं पूछूंगा आपसे आगे चल के कि कैसे एसएससी इतना डिले करता है, तो उस चीज का क्या, वो भी आप डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये जरूरी है कि अगर आपको यूएफएम से डर था तो आपको प्री देना ही चाहिए था, अदरवाइज फिर आप किसी और चीज के लिए इंटरव्यू दे रहे होते कि इतने सही। अच्छे मार्क्स होने के बाद भी आप यूएफएम में कैसे निकल गए, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो आपका सही डिसीजन था, और हाँ। अब वाला तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है भाई, खुश हो जाओ सारे। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपने साइंस साइड से करा हुआ है, कॉमर्स से करा हुआ है, वैसे मैटर नहीं करता ये, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है टॉपर जो होता है, क्योंकि एक चीज फैली हुई है कि जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं वही टॉप करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, एक बार बताइए स्टार्टिंग से, किस टाइप के तो स्टूडेंट मैं हैं आप स्कूल में, और ये सब चीजें। हाँ। तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा होम टाउन जयपुर है। मतलब मैं ऑलरेडी मतलब ऐसे है कि स्टार्टिंग से जयपुर ही रहा हूँ। तो मेरी स्कूलिंग जो है फर्स्ट टू फाइव तक यहीं पे टाइनी ब्लॉसम स्कूल है। तो फर्स्ट टू फाइव मेरी स्कूलिंग वहां पे हुई। फिर फाइव से मैंने सिक्स्थ में मैंने सेंट जेवियर स्कूल है जयपुर में, तो वहां ओके। पे एडमिशन लिया। तो सिक्स टू ट्वेल्थ मेरी वहीं हुई, इंग्लिश मीडियम में था पूरा ट्वेल्थ तक, और मतलब उसके बाद भी ग्रेजुएशन भी। फिर उसके बाद क्या था, मेरा ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ पीसीएम था, साइंस मतलब। लेकिन वही है कि फर्क नहीं पड़ता सही में इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है कि कोई भी आके दे सकता है और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो बराबर अपॉर्चुनिटी है सबको। तो ट्वेल्थ के बाद मैंने, वैसे तो बहुत सारा वो था कि सबकी ओपिनियन अलग अलग थी, लेकिन मैं अपने माइंड में क्लियर था कि मेरे को टेक फील्ड में बिल्कुल नहीं जाना। तो मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मेरे को थोड़ी अच्छी परसेंटेज चाहिए ट्वेल्थ क्लास में। उसके बाद मैं डीयू में एडमिशन लूंगा और फिर वहां पे एक्सप्लोर करूंगा कि देखिए क्या हो सकता है। तो मैंने यही किया, और ऑल्दो मैंने एग्जाम्स दिए थे जेई वगैरह के, लेकिन वही है कि बिना तैयारी के अगर आप कोई भी चीज करते हो तो आप फेल ही होगे, ये तो पक्का है कि। तो भले ही आप जेई पहला वाला एग्जाम क्लियर कर दो, एडवांस में आप फंस जाओगे वहीं पे जाके। तो ये तो बिल्कुल ट्रूथ है, ये किसी भी एग्जाम के लिए ट्रूथ है। तो ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई, रामजस कॉलेज से। मैंने बीएससी ऑनर्स किया केमिस्ट्री में। और वहीं पे मैंने फिर जब लास्ट ईयर था तो उसी के अराउंड मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, और अगर हम बात करें सबकी लाइफ में एक महिला मित्र होती है, तो महिला मित्र एक या दो, मतलब फ्रेंड्स जो रहते हैं, अगर स्पेसिफाई करना चाहो तो भी बहुत अच्छी बात है, तो उनका भी कोई रोल रहा कि मतलब मोटिवेशन मिली, कि जैसे होता है कि ठुकरा के मेरा प्यार वाला हिसाब किताब था, या आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था? सर, फ्रेंड्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो जर्नी होती है ना उसमें फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहेगी। चाहे से आप कितने बड़े टॉपर हो, कितनी मेहनत आपने करी हो, आपको हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ झेलने को मिलेगा। तो वो जो फीलिंग्स वेंट आउट करोगे आप, वो किसी के सामने करोगे ना तो आप हल्का फील करोगे। तो एक आपके फ्रेंड्स, मतलब कोई भी फ्रेंड हो, वो जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ। जो आप बोल रहे थे महिला मित्र, वो भी डेफिनेटली उनका भी रोल रहा। एक है जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन T4C है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो मतलब क्योंकि ऐसा मतलब होता है कि मैं सपोर्ट मिलता है। हाँ। हम्म, हाँ, मेरी लाइफ में भी रहा है, कभी मैं भी अगर अपने बारे में मेरा कोई इंटरव्यू लेगा तो मैं भी बताऊंगा। तो मैं ही हाँ। ले लूंगा इंटरव्यू। फैमिली का क्या हिसाब, मतलब फैमिली किस टाइप से रही है आपकी? जैसे पढ़ी लिखी फैमिली होती है वो अलग तरीके से सपोर्ट करती है, फैमिली थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है तो अलग, मतलब हर तरीके की फैमिली होती है। अब जैसे हम, मेरी जो है फैमिली, उसमें थोड़ा एजुकेशन का थोड़ा लैक है, तो वो अलग हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं हर चीज को। तो आपका क्या, किस हिसाब से फैमिली रही है हमेशा? बिल्कुल वैसे ही मेरा भी कुछ बैकग्राउंड आपके जैसे ही कुछ है। मतलब थोड़ा लैक है फैमिली एजुकेशन बैकग्राउंड में। हम्म। लेकिन कभी भी मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया किसी ने कि मतलब एजुकेशन अगर हमारे पास नहीं है कभी भी। मतलब पापा भी ऐसे हैं कि पापा ऑल्दो मतलब कस्टम्स में है अभी, हम्म। सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी मेरे को ऐसे नहीं कहा, क्योंकि सीजीएल के साथ क्या होती है, थोड़ी अनसर्टेनिटी आती है चाहे से, क्योंकि सबको पता है कि सीजीएल में थोड़ा बहुत डिले तो होगा ही होगा किसी ना किसी कारण से। काफी तो वो डिले। क्या होता है कि तो काफी डिले वो तो क्या होता है कि सब जानते हैं, मतलब पापा भी जानते थे, लेकिन क्या है कि वो सपोर्ट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब वो फैमिली की तरफ से वो हमेशा सपोर्ट रहा, कभी भी ऐसा नहीं बोला कि इस एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो। ऑल्दो मैंने अपनी तरफ से दूसरे ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर किए, लेकिन उन्होंने एक चीज हमेशा कही कि अगर किसी एक गोल के पीछे हो ना, तो उस गोल को डेफिनेटली फॉलो करो। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मेरे को एसएससी की ही तैयारी करनी है, या फिर आपने कोई और एग्जाम भी क्लियर करे हैं? कुछ बताइए इस बारे में। तो एक्चुअली में क्या होता है, मोटिवेशन हमेशा दो टाइप की होती है। तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन होती है और एक नेगेटिव मोटिवेशन होती है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन तो फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है, मतलब किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में। अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल देख लो एक बार पीछे, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। तो ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। नेगेटिव मोटिवेशन हर मोमेंट में मिलेगी आपको। और नेगेटिव मोटिवेशन जो है, मैं कहूंगा कि मैं जब कॉलेज में था 3rd ईयर में, तो मतलब एक वहां पे टीचर थे, प्रोफेसर। तो उन्होंने क्या है, मेरे को खड़ा होकर कुछ क्वेश्चन पूछा था केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो मैंने उनका आंसर बताया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको आगे क्या करना है। तो मैंने मतलब मेरे को पता था, क्योंकि मेरे भैया क्या है, पहले से तैयारी कर रहे थे एसएससी की। तो मेरे को पता था कि एसएससी होता है, तो मेरे को बेसिक पता है एसएससी का कि ये एसएससी है, यहाँ पे ये पोस्ट है। तो मेरा माइंड क्लियर था कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए तो मैं पूरा फोकस इस एग्जाम पे डाल दूंगा। तो मैंने उन प्रोफेसर सर को बोल दिया कि मैं एसएससी, मतलब एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू जॉब लेने की सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अपने टाइम पे था तो मैंने भी सीजीएल का एग्जाम दिया था, और इतना आसान नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करना। मैं 2 बार दिया और 2 बार फेल हो गया, तुम भी नहीं कर पाओगे ये, तो बेटर है कि तुम एमएससी करो। लेकिन मैंने उस दिन जो, मतलब थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि आपकी एबिलिटी पे कोई शक कर रहा है, जबकि उनको कुछ पता नहीं है कि आपकी एबिलिटी क्या है। तो वो थोड़ा क्या है, वहीं से एक कह सकते हैं कि एक स्पार्क मिली थी मेरे को। लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन तो बहुत सारी है, आती रहती है कि आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बाकी पॉजिटिव मोटिवेशन फैमिली की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था एसएससी का? फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था? ये मेरा एसएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने, मेरे हिसाब से आपकी एसएससी की प्रिपरेशन में, जैसा आपने बताया, आपके ब्रदर का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा। वो चीज पहले ही वो लाइफ जी हुई है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा उन्होंने एक्सपीरियंस अपना बताया होगा, तो वहां से आपने, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट उसमें ही इतना अच्छा क्रैक करना, कोई ना कोई देखो गॉडफादर टाइप रहता है। तो आपको क्या लगता है, ये बात सच है या मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ? बिल्कुल सच है। मतलब मेरे ब्रदर का बैकग्राउंड एक्चुअली में कॉमर्स है, तो आप जैसे बोल रहे थे ना कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, तो वो वाली चीज बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे। ऑल्दो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, थोड़ा बहुत फर्क रहता है डेफिनेटली। मैं कहूंगा कि जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होगा, उसके पास डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांटेज होगा, इसमें कोई डाउट डाउट नहीं है। क्योंकि वो क्या है, उस चीज से 3 साल डील करके आया है, उसको रिविजन वगैरह की जरूरत नहीं है उतनी। तो मेरे भैया का बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स का था, तो उन्होंने स्टार्ट करी थी 2015 में। मतलब पहला पेपर ऐसे ही विदाउट प्रिपरेशन दिया था उन्होंने। तो उन्होंने प्री तो क्लियर किया, लेकिन मेंस में फेल हो गए थे वो। फिर 16 में वो 0.75 मार्क्स से फाइनल मेरिट आउट हुए थे। मतलब फाइनल मेरिट आउट में 0.75 मार्क्स से आउट हुए। और 2017 में वो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और 2018 भी दिया उन्होंने, और उनके 589 मार्क्स भी हैं। और अभी वो एम्स में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ऊपर के पद पर कार्यरत भी। बहुत, मतलब उनकी भी अपनी एक अलग ही स्ट्रगल रही है, और दिखाता है कि कैसे कंटिन्यू उन्होंने अपने आप को रखा। आप मुझे बताइए, आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी, मतलब कौन सी पोस्ट लेंगे आप? क्योंकि एक सब मेरी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मैं हमेशा एक चीज कहूंगा कि जो पोस्ट है ना, वो बहुत ही ध्यान से चूज करना। क्योंकि ऐसा ना हो कि इस साल पेपर दे रहे हो और पोस्ट पसंद नहीं आई, फिर पोस्ट नहीं, मतलब किसी भी कारण लोकेशन पसंद नहीं आई, और फिर अगले साल देने बैठे। इस वजह से एग्जाम मत देना कभी भी। ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि मेहनत करना इतना आसान नहीं होता उसी एग्जाम के लिए दोबारा। तो मैं ये कहूंगा कि लोकेशन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना। मैं मतलब अभी साउथ में पोस्टेड हूँ, तो उसमें क्या है कि मेरे को पता लग गया कि आप घर की वैल्यू क्या साउथ में होती है। पोस्टेड है, बट आप जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता नहीं कि आप वर्किंग हैं या नहीं, तो ये हाँ, तो माइंड में आ सकता है। वो थोड़ा क्या है, बता भी नहीं सकते, हाँ, लेकिन वो बता मैं नहीं साउथ से सकते, पोस्ट। लेकिन हाँ, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पोस्टेड हैं, और जी साउथ में है, साउथ चेन्नई में, राइट? जी हाँ, तो जी। कोई नहीं, मतलब वो मैंने इसलिए बीच में वो करा इंटरप्ट, क्योंकि हाँ, कोई लोगों के माइंड में प्रॉब्लम। फिर वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ये सब आ सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके। हाँ हाँ, हाँ तो आप हाँ हाँ। बताइए फिर, अब आपका क्या टारगेट है? हाँ, तो
तो मैंने क्या देखा कि साउथ मतलब आने के बाद कहीं भी जाओ तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि मेरे को बस जॉब चाहिए, चाहे से मेरे को साउथ दे दें, कहीं पे दे दें, वेस्ट ईस्ट में कहीं पे भी जाऊंगा सर्वाइव कर लूंगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये जो होती है ना, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है चीजें, जिसमें आप देखोगे कि इतना आसान नहीं है सर्वाइव करना फैमिली के बिना। आप अपनी फैमिली के पास रहोगे ना तो आप लाइफ को भी एंजॉय करोगे, आपकी पीस जो है मेंटल पीस वो भी आपके पास रहेगी। तो मतलब सबकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है, मेरी हम्म, प्रायोरिटी ये है जो मैंने मैंने सीखा है अभी हम्म, मतलब यहाँ पर जाके कि डेफिनेटली मेरे लिए लोकेशन जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है, और इसी कारण इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मेरी प्रिफर्ड चॉइस होगी, या तो दिल्ली या फिर राजस्थान जोन, जयपुर जोन। ओके, मतलब फैमिली के साथ ही, आपकी फैमिली जैसे जयपुर में या दिल्ली में भी आपकी फैमिली है, तो जी, जयपुर में मतलब मेरी फैमिली है, दीदी मेरी दिल्ली में है। हाँ, ठीक है। हम्म। और इसमें काफी लोगों के माइंड में ये सब आ सकता है कि हमारी तो रैंक ही इतनी इस हिसाब से नहीं है कि हम अपनी स्टेट में सोचें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आपके, अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें क्या पहले से ही उनको अपना मतलब माइंडसेट रखना चाहिए या क्या चीजें हैं? हाँ, मतलब मैंने जो ये चीज कही वो उन्हीं के लिए कही जिनके पास ऑप्शन है, वो कुछ भी चाहे वो उन्हें मिल जाएगा। राइट, उनके लिए मैंने कहा, क्योंकि क्या होता है वो दोबारा पेपर देंगे ना तो वो वर्दी नहीं है इतना फिर। लेकिन बिल्कुल। अगर जिसके मार्क्स मार्क्स कम है और रैंक है तो उनको डेफिनेटली अगले अगली बार का डेफिनेटली रखना चाहिए टारगेट, जब तक उनको डिजायर्ड चीज नहीं मिल जाए। जब हाँ, आप आपके हाथ में डिजायर्ड प्रैक्टिकली चीज है आपके बिल्कुल हाथ सही में। बात है, प्रैक्टिकली आप वो करते भी हैं, और काफी सारे लोगों को जो जिनकी नई जॉब लगती है उनको ये चीज लगती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप जब उस स्टेज पे आओगे तो आप भी दोगे, क्योंकि फैमिली सबसे पहले होती है। हर किसी को चाहिए कि हाँ हमें फैमिली के साथ रहना। काफी सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद, कि उनको अपनी खुद की प्राइवेसी ज्यादा पसंद होती है, बट मेजोरिटी करती है ऐसा। तो हाँ अब तो मुझे आप बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया तो जैसे ये 4 सब्जेक्ट अपने थे, तो वन बाय वन मुझे बताइए। आप सबसे पहले मैथ्स को लेके बताइए कि इनिशियली मतलब सबसे पहले मैथ्स में क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीजें हैं। मान लो कोई जस्ट एप्टीट्यूड वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और हम्म, क्योंकि मैथ्स अगर मान लो कोई 10th तक पढ़ के आया, कोई 12th तक पढ़ के आया, किसी ने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी या किसी ने 10th में भी पढ़ी, तब भी वो अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। तो ये एक बिल्कुल जब प्रिपरेशन, जब एस्पिरेंट एक एस्पिरेंट बनता है गवर्नमेंट जॉब का, तो उसे मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सारी तो चीजें मतलब मैं आप बता पाए तो अच्छा रहेगा। किताबें विताबें जो भी आपके मन बिल, में आए सब आप बता दीजिए। हाँ। तो मैं बिल्कुल मतलब बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली मैं जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो मैंने 2017 का पेपर है उसको देख के प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और 2017 का पेपर जो था वो स्लाइटली ऊपर लेवल का था, मतलब अच्छे लेवल का था वो पेपर थोड़ा। तो मैंने जो है, मेरे भैया के पास क्या है, उन्होंने कोचिंग ली थी पहले यहीं पे जयपुर में, तो उनके पास कुछ बुकलेट्स थी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्थमेटिक की। तो मैंने सबसे पहले उन बुकलेट्स को देखा था, कुछ मतलब मदर्स कोचिंग उनकी बुकलेट्स थी वो, तो मैंने उनको सॉल्व किया था बेसिक बेसिक। तो मतलब उससे क्या हो गया, मेरा बेसिक क्लियर हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी स्पीड बन जाएगी एकदम से, आप वो उसके लिए मेहनत करती रहनी पड़ेगी अभी आपको। तो ये क्या है, स्टार्टिंग है ये बस। इसमें क्या है, आप अपने बेसिक्स बना रहे हो बस। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब 2017 का पेपर देखा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि एडवांस क्वेश्चन जो है थोड़ा कंसेप्चुअल था, डिफिकल्ट नहीं था, कंसेप्चुअल था थोड़ा। और अर्थमेटिक पोर्शन जो था वो डुएबल था बिल्कुल, मतलब जिसको स्किपिंग आती है वो आराम से पेपर को सॉल्व कर जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक बुक खरीदी थी सर्वेश के वर्मा की। मतलब ऐसे नहीं था कि मैंने किसी को सुन के वो बुक खरीदी थी, वो मैंने खुद ही खरीदी थी, मतलब किसी से सुने बिना वो बुक खरीदी थी। तो उसमें मैंने क्या, अर्थमेटिक पोर्शन है उसको कवर किया बहुत अच्छे से। और मतलब उसमें क्या है, अर्थमेटिक पोर्शन जो बहुत बेसिक और अच्छे से दे रखा है, एग्जाम्पल्स जो है आप सॉल्व करो, 3-4 बार सॉल्व करो। और फिर उसकी जो एक्सरसाइज है, 3 लेवल तक मत जाओ, ज्यादा से ज्यादा लेवल 2 तक सॉल्व कर लो। आप मतलब डर बैठ जाता है एक तो क्वांटम कैट का नाम देख के, वो डर नहीं बैठना चाहिए। लेवल 3 छोड़ दो, आपको ये स्किपिंग हर चीज में इंपॉर्टेंट होती है, जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो भी स्किपिंग इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या छोड़ना है। तो लेवल 1 और लेवल 2 एक्सरसाइज कर सकते हो, वैसे लेवल 1 भी सफिशिएंट है, लेकिन लेवल 2 जिसको लग रहा है कि वो अच्छा हो गया, मतलब उसका डेवलप हो गई अंडरस्टैंडिंग बढ़िया, तो लेवल 2 भी सॉल्व कर लो। अर्थमेटिक के लिए इससे बेटर सोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। और बात रही एडवांस मैथ्स की, हम्म, एडवांस मैथ्स के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत मतलब यूट्यूब पूरा पे जो भी चाहोगे आप मिल जाएगा आपको। एक तो आपके चैनल को मैंने फॉलो किया, प्लस पवन राव सर हैं उनके चैनल को फॉलो किया, और अमीय सर हैं। अमीय सर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े
मतलब अंडरस्टैंडिंग ऊपर वाली होती है तो उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। तो मतलब ऐसे है कि आप अपने लिए जो चीज चुनो ना, वो वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। ऐसे मत चुनो जजमेंटल नहीं कि होना। ये सब, हाँ जजमेंटल नहीं होना, जहां से आपको सीखने को मिल रहा है ना वहां से सीख लो बस। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इररेलेवेंट पढ़ लो कुछ, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट पढ़ो। मैं आगे बताऊंगा 2018 में मतलब ये क्या रहा पूरा, लेकिन ये जो है अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हुई मेरी मतलब एडवांस मैथ्स की स्टार्टिंग में। फिर एडवांस मैथ्स के लिए मैंने एक राकेश यादव सर की एडवांस मैथ्स आती है, बुक आती है, वो मैंने पूरी सॉल्व करी थी। ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स मैंने सॉल्व कर ली थी वो। उसके बाद मेरे पास, जैसे सबको पता है 2018 पूरा 1 साल डिले हुआ था, तो अच्छा खासा टाइम मिल गया था। तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट, मेरे पास जब 3-4 महीने थे तो मैं मतलब खाली था उस वक्त। तो वहां से मैंने क्या किया, एडवांस मैथ सॉल्व कर ली, और उसके बाद राकेश यादव सर की क्लास नोट्स आते हैं तो वो भी मैंने सॉल्व किया। प्लस टेलीग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन सॉल्व कर करके जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, मेरे ख्याल से उतनी मदद मेरे को कहीं भी नहीं मिली होगी। मतलब लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि इतनी मदद करी है, और मेरे को उससे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो जो क्वेश्चन लाते थे ना, उससे मैं हर बार कुछ ना कुछ सीखता था। राइट। तो टेलीग्राम में कितने कौन से ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे, क्या हिसाब रहा मल्टीपल एक चीजों? आपका हाँ। एक आपका ग्रुप था, बस वही ज्वाइन कर रखा था मैंने। वही ग्रुप ज्वाइन किया था क्योंकि क्या है कि वहां पे क्वेश्चंस का जो वैरायटी है ना, बच्चे बड़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मेरे को वो पसंद थे। मतलब जो फिर मैं एक बार घुस गया था ना, तो फिर मैं सॉल्व करता ही जाता था। मतलब एक टाइम स्लॉट बना लिया था कि इस टाइम स्लॉट में टेलीग्राम में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैं सारे सॉल्व कर दूंगा। तो बिल्कुल। टेलीग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ, टेलीग्राम को लाइटली लेते हैं लोग, और जब मैं बहुत बोलता हूँ लाइटली कि लेते टेलीग्राम चैनल है हमारा, ग्रुप है, तो उसको थोड़ा हल्के में लेते हैं। तो वो चीज मेरे को ऐसा लगता है कि बाद में पता चलती है। जैसे मैं अगर अपने बारे में भी हल्का सा बताऊं, एक सेकंड का, हैं। एक सेकंड नहीं, 1 मिनट का। तो जैसे अगर किसी को टीचिंग भी करनी है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर किसी और अपने आप को परफेक्ट जोन पे लाना है, मतलब ऑलमोस्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप तभी ला सकते हो जब आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो अगर कोई ऐसा, जैसे व्हाट्सएप पे, जैसे मैं व्हाट्सएप पे भी रहा हूँ काफी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, लेकिन वहां पे क्या रहता है, हम्म। रिस्ट्रिक्शन रहती है कि 250 लोग हैं, इतने लोग हैं। टेलीग्राम में क्या होता है कि आप थक जाओगे, क्वेश्चंस आने बंद नहीं होंगे। वो बहुत एक प्लस पॉइंट रहता है। अगर मान बस लो कोई सोचता है कि मैं मॉक 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, 2 महीने तक मेरे को क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है और सिर्फ टेलीग्राम पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो बहुत, मतलब एक दिन में कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो मैथमेटिक्स का आपका ये पूरा मतलब इस हिसाब से रहा जर्नी। और फिर मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट का क्या हिसाब रहा, मतलब? वो मॉक टेस्ट, एक्चुअली मैंने मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा दिए थे। मतलब ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म के मैंने मॉक टेस्ट दे दिए होंगे इस हिसाब से, मतलब जितने भी मॉक टेस्ट थे। लेकिन मैं, अगर कोई नया एस्पिरेंट है तो उसको मतलब 3 बेस्ट सजेस्ट करूंगा। एक टेक्स्ट बुक है, और सेकंड ग्रेड अप है, और तीसरा ऑलिव बोर्ड है। ऑलिव बोर्ड को लोग डिफिकल्ट बोलते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है, वो कंसेप्चुअल है। और जो है, इंसान को हमेशा डिफिकल्ट टाइम्स के लिए तैयार रहना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे 2017 का पेपर आया था, तो उसमें क्या है कि किसी को नहीं पता था ऐसा पेपर आएगा, कंसेप्चुअली इतना अच्छा पेपर आएगा, लेकिन आया पेपर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं आएगा पेपर, ऐसा डिफिकल्ट नहीं आएगा। कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कभी भी पेपर आ सकता है। तो उसमें पेपर इररेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, पेपर उसमें कंसेप्चुअल है बिल्कुल। मतलब आपने जो पढ़ रखा है वही होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दे देगा, और एडवांस मैथ्स में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये 3 सोर्स है मेरे पास। हॉलीवुड का बैंकिंग में तो बहुत नाम रहा है, मेरा खुद का हम्म, एक्सपीरियंस रहा है हॉलीवुड से। हम्म, लेकिन हम्म, ये जो अब एसएससी का भी, जैसा आप बता रहे हो कि अगर अच्छे बनाते हैं, तो मैं भी देखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि एसएससी का वो किस हिसाब से बनाते हैं हॉलीवुड वाले। हालांकि मेरे सुपर 100 बैच के कुछ स्टूडेंट्स ने बोला मुझे, क्योंकि जब डाउट्स पूछे तो मैंने पूछे ये कहाँ के हैं, तो उन्होंने बोला कि हॉलीवुड के। तो फिर मुझे पता चला कि एसएससी के भी बनाते हैं पहले, सिर्फ क्योंकि बैंकिंग पे इनका फोकस था। तो अगर ऐसा है हम्म, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए एस्पिरेंट्स को। और बल्कि मैं तो बोलूंगा जितने टीचर्स होते हैं उन्हें भी समझना चाहिए पर्टिकुलर। अब जैसे आपने अपनी जर्नी में टीचर्स का नाम बताया कि उनका रोल रहा, तो वो होता है, रियलिटी होती है, एक्सेप्ट नहीं करते लोग कि हाँ, वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये चीज नहीं है, और एक ही पर्टिकुलर, वो अलग चीज है, वो सबका अलग अलग फेस होता है। एक टाइम पे पर्टिकुलर एक बंदे को फॉलो करना चाहिए, वो बात सही है कि आपने एक को प्रॉपर फॉलो नहीं करा और फिर दूसरे पे चले गए, आपने एक से पूरी लर्निंग ली नहीं और दूसरे की तरफ स्विच कर दी, तो ये समझ सकता हूँ मैं। और वो जीएस का मुझे सेकंड मैं बोलूंगा मैथ्स के पास,
जीएस का क्या हिसाब रहा, और प्री को भी लेके चलेंगे। आप हम्म पहले जीएस का बताइए, क्योंकि अब मेरे को बताइए कि जैसे जीएस प्री में आती है, रीजनिंग आती है, उसके हम्म लिए कैसे किया, एक बार प्री को वो कर दो, कॉम्प्रिहेंसिव वे में बता दीजिए। हाँ। ठीक है। तो जीएस के लिए मैंने मतलब जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तभी से मैंने मतलब बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब शायद मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ तब से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। तो मैंने लूसेंट की बुक ली थी, येलो वाली आती है हम्म। जिसमें सारे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी सारे होते हैं। तो उसमें से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उसमें से मैंने केवल तीन सेक्शंस देखे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्योंकि क्या था 2017 तक साइंस पोर्शन थोड़ा अच्छा खासा आता था। अब ऑल्दो सिनेरियो डिफरेंट है, अब करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज्यादा जोर रहता है, लेकिन मैंने तैयारी 2017 को देख के ही करी थी। मतलब जो पहले पेपर आते थे उनको देख के करी थी। तो मेरे को लगता था कि साइंस को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे आते हैं और अगर आपको पता है तो स्कोर कर जाओगे आप। तो मैंने लूसेंट कम से कम 8-9 बार केवल रीड करी थी, मैंने कभी भी मगअप नहीं किया किसी चीज को। और यही मैं कहूंगा कि मगअप करने की जरूरत नहीं है एसएससी में, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होगा वो टू द पॉइंट पूछेगा और आपकी नॉलेज भी टू द पॉइंट ही होनी चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने अगर पढ़ा होगा तो वो चीज होगी डेफिनेटली। तो कम से कम जितनी मैक्सिमम रीडिंग हो सकती है उसको रीडिंग्स दे दो बस, और कुछ भी नहीं करना। तो ये मेरा साइंस पोर्शन के लिए मेरा ये सोच था। प्लस जो जितने भी सारे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और बाकी जो भी है, स्टैटिक, जीके एंड ऑल, तो उसके लिए मैंने मनोहर पांडे की एक बीच वाली साइज की बुक आती है। मतलब एक सबसे पतली आती है, एक सबसे मोटी आती है, एक बीच वाली आती है। तो बीच वाली मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए फॉलो करी थी। तो उससे मेरा मतलब वही मैंने मतलब वही रीडिंग वगैरह करी थी, कभी भी मगअप नहीं किया। 8-9-10 बार रीडिंग मार दी मतलब एग्जाम से पहले बस। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक चैनल है यूट्यूब पे, जीके टुडे। तो हम्म। जीके टुडे में क्या है कि वो हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं, और हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं। तो वो देख ली मैंने। और फिर क्या होता है कि जैसे ही 7 दिन हो गए, 7 डेज हो गए, तो वो हर वीकली वीडियो भी अपलोड कर देते, मतलब उन 7 वीडियोस का कंपाइलेशन। तो वो देख लिया तो एक बार रिवीजन हो गया। फिर जब मंथ एंड होगा तो वो एक मंथली कंपाइलेशन भी दे देंगे आपको, तो सुपर। एक और बार रिवीजन हो गया। तो क्या होता है कि इस एग्जाम में अगर जीएस के लिए कुछ आप सोच रहे हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस करो, वहां पे सब कुछ रहेगा आपके। अगर आप मतलब जीके की वीडियोस भी देख रहे हो ना, तो बस इस तरह से फॉलो करते जाओ। आप मंथली देख लो, वीकली देख लो, अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगा। और मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को याद नहीं है। फिर उनकी एक ऐप आती है जीके टुडे की। तो उनकी ऐप में क्या है कि जो भी मंथली उन्होंने वीडियोस में कवर किया है, तो वो क्या है, उन्होंने मतलब उस ऐप में एग्जैक्टली उतने क्वेश्चन डाल दिए। तो हर मंथ के अराउंड 200 to 300 क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हें क्या है, एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व कर लो। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी पूरी रिवीजन हो जाती है वापस। तो ये मेरा पूरा करंट अफेयर्स का हो गया, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने बता ही दिया। और प्लस मैंने 2 पोर्शन के लिए प्रीवियस ईयर्स के भी मतलब मदद ली थी। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और एक पॉलिटी के लिए, क्योंकि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी बहुत स्कोरिंग है और इंटरेस्ट भी आता है पॉलिटी पढ़ने में हमेशा। तो ये 2 सब्जेक्ट है जिनके लिए मैंने प्रीवियस ईयर को भी मतलब वो लिया था। बाकी जो मॉक्स होते हैं, मॉक्स से बढ़िया तो और कोई चीज है ही नहीं, मतलब क्योंकि आपने पढ़ा है कुछ चीज और आपने मॉक्स में देखी तो आपको तो आती ही नहीं है वो, तो आपको नई चीज सीखने को मिल गई। तो मॉक्स में उस चीज को बुक मार्क कर लिया जो आपको आपने कभी पढ़ी ही नहीं। बाकी सारी चीज अगर आपको आती है तो उनको एक बार गो थ्रू कर लिया ऐसे। ओके, मतलब आपने मॉक के ये जीएस के पोर्शन भी बुक मार्क किए थे मैथ्स के अलावा। ग्रेट। अच्छा, पूरा सबका एक जैसा था। और रीजनिंग का क्या रोल रहा, मतलब जीएस की आपकी ये चीज थी, ठीक है बिल्कुल, रीजनिंग का क्या रहा? रीजनिंग के लिए मैंने मॉक्स मतलब मॉक्स से ही ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी। उसकी कुछ 1-2 टॉपिक्स होते हैं, जैसे डाइस हो गया, मतलब जो आपको समझ में नहीं आते, जैसे अजम्पशंस कैलेंडर, वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ। हाँ, कैलेंडर वाले, वो सारे उसके लिए यूट्यूब पे कुछ वीडियोस थी, वो मैंने देखी थी। बाकी मॉक से हो जाएगी, मतलब उसके लिए कुछ अलग सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं। काउंटिंग फिगर्स वगैरह ये सब आपने अलग से देखा, बाकी हाँ हाँ हाँ। सिर्फ मतलब रीजनिंग की सिर्फ सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने भी खैर यही बताई है सबको, जब मैंने अगर कभी हम्म बताया कि उसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर है उसको एक बार देख लो, क्योंकि रीजनिंग ना लेवल बदलता रहता है। अब जो रीजनिंग आ हाँ रही है हाँ 2018 की, वो बिल्कुल मैच कर रही है, मतलब जैसे जिस हिसाब से सीपीओ में आई थी, फिर वो सीजीएल हम्म सीएचएसएल अब मिलती जुलती है। एमटीएस, यहाँ तक कि हम्म एमटीएस के पेपर में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक हाँ, बार एसएससी के सारे ही पेपर देख लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो रीडिंग में इतना ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो है। इंग्लिश का क्या हिसाब किताब रहा? इंग्लिश की एक्चुअली में मेरी एज सच कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। मतलब क्या था कि 12th क्लास तक मैंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे 12th क्लास में 83 मार्क्स ही आए थे इंग्लिश।
तो मतलब 100 में से मेरे सबसे बिल्कुल, कम कि मार्क्स काफ़ी थे, लोगों को लगेगा कि ये ऐसे बोल रहे बहुत ज्यादा है। हैं। हाँ, लेकिन मेरे जो सारे एज़ सब्जेक्ट कम्पेयर थे टू उनमें अदर सबसे कम थे। मार्क्स। हाँ, हुँ, तो मैं उसी की वजह से डूबा था, इंग्लिश की वजह से। अच्छा। तो इंग्लिश मतलब ऐसे नहीं है कि कमजोर थी, लेकिन मतलब जैसे रीडिंग वगैरह है ना, वो नहीं थी इतनी मतलब। तो जैसे ही मतलब मैं कॉलेज में गया था ना, तो मैंने मतलब तब तक एक नॉवल भी नहीं पढ़ी होगी 12th क्लास तक ढंग से। मतलब कोई बुक उठाई तो उसको ढंग से नहीं पढ़ी मतलब। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में गया, तो सेकंड ईयर से मतलब मैंने क्या किया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब मेट्रो स्टेशन होता है बाहर, हुँ, तो हुँ, वहां पे क्या होता है, बुक्स होती है, बुक्स वाली स्टॉल होती है, जो मतलब वो कॉपीड बुक्स होती है, वो नॉवेल्स की बड़ी सस्ती सस्ती मिलती है वो। तो मैंने वहीं से मतलब एक बुक खरीदी सबसे पहले, अल्केमिस्ट। तो मैंने सबसे पहली बुक जो है नॉवल वो पढ़ी थी। तो एकदम से क्या हुआ, इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि रीडिंग सही में बहुत अच्छी चीज है। तो क्या है, फिर मैं लगातार पढ़ता गया और ग्रेजुएशन खत्म होने तक ऑलमोस्ट 100 से ऊपर बुक खत्म कर चुका था मैं नॉवेल्स। अभी भी मेरे पास कलेक्शन पड़ा है नॉवेल्स का तगड़ा। तो क्या है, रीडिंग हैबिट है ना, वो डेवलप हो गई थी मेरी बहुत ज्यादा, मतलब ग्रेजुएशन खत्म होते होते। प्लस एरर्स वगैरह, जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं, उनके लिए मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक आती है, वो फॉलो करी थी। वो बुक मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें जो सोल्यूशन है ना क्वेश्चंस के, वो बहुत अच्छे से दे रखे हैं, मतलब बहुत। ऑल्दो वो हिंदी इंग्लिश में है, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी उसमें। इंग्लिश वाला आराम से कोप अप कर सकता है उस बुक के साथ। और मतलब सोल्यूशन उसके बहुत अच्छे हैं। प्लस एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के सेट्स आते हैं, वो सॉल्व किए थे। और बाकी मॉक्स थे। और वो वोकेबलरी के लिए एसपी बख्शी की बुक आती है, केवल मतलब उसका वोकेबलरी पोर्शन फॉलो किया था, क्योंकि उसमें बड़े कंसाइज दे रखा है सब कुछ। ये बताइए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्री और इंग्लिश और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस के लिए अलग-अलग पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए? आपने अलग-अलग तैयारी करी जब किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो प्री के लिए क्या अलग तरीके से रुक गए और मेंस के टाइम अलग? तो ये बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है और जो हम्म। मेरे व्यूज़ हैं वो तो मैं 100 बार बता चुका हूँ, अब आप बताइए अब अपने व्यूज़। मतलब इसमें सोचने जैसा वैसे तो है नहीं कुछ, क्योंकि दोनों का सिलेबस अगर सेम है तो तैयारी भी सेम होनी चाहिए, मतलब एक ही टाइम पे होनी चाहिए। कभी वैसे नहीं सोचना चाहिए कि मेंस की बाद में कर लेंगे। इंग्लिश और मैथ्स के साथ यही फायदा है कि आप अगर एक साथ तैयारी करोगे ना, तो आपको मेंस में भी वो चीज फायदा दे देगी। हमेशा तैयारी जो है एकदम साथ में रहनी चाहिए, भले ही, क्योंकि जैसे मेंस होता है कई बार, अभी तो चलो कई बार डिले हो जाता है, लेकिन 2018 में इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया था उन्होंने। तो ऐसे राइट। केस में क्या होता है कि बीच में रह जाता है फिर कैंडिडेट। तो हमेशा तैयारी साथ में रहनी चाहिए दोनों चीजों की, मैथ्स और इंग्लिश की। तो क्या होता है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। हाँ, लाइक जैसे मैं ये देखता हूँ जैसे मैं लाइव सेशन लेता हूँ, तो किसी क्वेश्चन को देख के बोलते हैं अरे ये तो मेंस का क्वेश्चन है बच्चे कमेंट सेक्शन में, मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि प्री अलग तरीके से पढ़ी जाता है, मेंस अलग तरीके से। तो जब आपने तैयारी करी थी तो आप ये सोच रहे थे जब आप क्वेश्चन कर रहे थे कि ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्री में आ सकता है, ये मेंस में ऐसा, इस तरीके की सोच के लिए क्या आप ऐसे बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे कि जब वो मान लो सपोज करो कोई प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा है या फिर कोई नंबर हम्म। सिस्टम पढ़ रहा है, तो किस हिसाब से हम्म। उनको डिवाइड करना चाहिए? ये हार्ड क्वेश्चन जो फैला हुआ है कि हार्ड क्वेश्चन किस हिसाब से अवॉइड करने चाहिए, इररेलेवेंट चीजें जैसे काफी लोगों का है कि इररेलेवेंट चीजें भी हम्म। आ जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बच्चों को दिक्कत करता है। तो सबसे पहली चीज तो मतलब कैटेगराइज करना तो बिल्कुल ही बेकार है, मतलब कि ये प्री का है मेंस का, हाँ लेवल थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट होगा, प्री है और मेंस है तो लेवल तो डिफरेंट होगा। लेकिन वही चीज मैं कह रहा हूँ दोबारा कि टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स के बाद आपको अच्छा खासा गैप मिलेगा, तो वो गैप है ना, वो आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होता है बहुत। तो यूटिलाइज तभी होगा जब आपने पहले तैयारी करी होगी। तो ऐसे कभी भी नहीं सोचना कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। इससे फायदा नहीं होने वाला कुछ, आपको बाद में क्या है, प्रॉब्लम ही करेगा ये। तो प्री से पहले आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे प्री के, अप्रोक्स कितने मॉक टेस्ट देने प्री चाहिए बच्चों को? और एक क्वेश्चन और इसी में साथ में पूछूंगा कि मान लीजिए अब 15 दिन बाद प्री है, तो उस 15 दिन में क्या करना चाहिए बच्चों को? वो बड़ा दिक्कत करता है कि अब लास्ट के 15, अभी प्री को बता रहा हूँ फिर मेंस में भी सेम क्वेश्चन आएगा कि किस हिसाब से होना तो चाहिए। प्री में एक्चुअली में क्या था कि वो 2018 में बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था, मतलब एक साल का ऑलमोस्ट गैप आ गया था, वो वेंडर वगैरह की वजह से। तो राइट। उस चक्कर में मेरे मॉक्स भी उसी उसी सीक्वेंस में बढ़ते गए। तो मैंने अराउंड 250 प्लस मॉक्स दे दिए होंगे, मेरे को आइडिया भी नहीं है कितने दिए। लेकिन जो नया कैंडिडेट है उसको कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 100 प्लस मॉक दे, क्योंकि 1 घंटे की ड्यूरेशन होती है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें।
और 1 घंटा अगर आप एनालिसिस, 2 घंटे अगर एनालिसिस को दे दें, तो मतलब 3 घंटे एक मॉक के, तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। मतलब 100 मॉक्स अगर आप दे दें एक मतलब प्री के लिए। बच्चे ये भी पूछना चाहते हैं कि एनालिसिस करते कैसे हो, मतलब जैसे प्री वाले मॉक को एनालिसिस कैसे किया। 1 घंटे का मॉक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम 10 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वो 2 घंटे समझ नहीं आता बच्चों को कि 2 घंटे का एनालिसिस बोल क्या रहे हैं, वो क्या कर रहा जाना चाहिए उस चीज को। तो मेरा जो, मैं अपना बताऊंगा कि मैंने मतलब मैं कैसे एनालिसिस करता था। तो मैं पहले मतलब अटेम्प्ट कर लिया पेपर को, तो क्या होता था उसमें 3 कैटेगरीज रहती थी मेरे, कि जिनको मैंने अटेम्प्ट किया, जिनको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, और तीसरी कैटेगरी है जिनको मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन वो मेरे गलत हुए क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरा जो प्रोसीजर होता था, ये होता था कि जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए क्वेश्चन, वो मैंने क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको देता था। तो मैं कोशिश करता था कि उनके बिना सोल्यूशन देखे, जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका बिना सोल्यूशन देके, ऑल्दो टाइम लूं लेकिन खुद करूं क्वेश्चन एक बार कम से कम। अगर नहीं हो रहा तो मतलब बहुत ज्यादा कोशिश कर ली फिर भी नहीं हो रहा, तब जाके मैं सोल्यूशन देखता था, ऐसे नहीं करता था। प्लस मतलब ये जो क्वेश्चंस थे ये बुकमार्क कैटेगरी में चले जाते थे सीधा, मतलब रिवीजन के लिए। जो आप 15 दिन वाला बोल रहे हो, वो 15 दिन में यही चलता था। ये जो बुकमार्क किए मैंने क्वेश्चन, ये सारे रिवाइज उन 15 दिन में होते थे। प्लस मतलब हर सब्जेक्ट के लिए यही है, इंग्लिश के लिए भी अगर मैंने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि हो सकता है वो कुछ नया हो, उसमें कुछ वोकेबलरी नहीं हो, तो उससे हो सकता है मेरे को सीखने को मिले। तो वो पहले मैं डील करता था। फिर जो मैंने गलत किए क्वेश्चन, उनको और ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया प्लस आपने गलत कर दिया, मतलब आपने टाइम वेस्ट किया उसके ऊपर एक्चुअली। तो वो टाइम वेस्ट क्यों किया और गलती कहाँ पे हुई, तो वो सारे एनालिसिस ऐसे, मतलब वो बुक मार्क में वो क्वेश्चन जाएंगे जो गलत थे और अनअटेम्प्टेड थे, और फिर वो लास्ट के 15 दिन में उनको अच्छे से रिवाइज करना कि ये दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो गलती नहीं होनी चाहिए। और जो अटेम्प्ट करते थे उन्हें नहीं देखते थे बिल्कुल भी, जो अटेम्प्ट और सही हो जाते अटेम्प्ट थे। उनका उनका बस एक मतलब कर्सरी लुक मार लेता था मैं, मतलब कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि जो अप्रोच होती है मैंने जो लगाई है उससे अगर कुछ मेरे को दूसरी अप्रोच मिल रही है तो मेरे लिए बढ़िया है। मैं देखता था कि हाँ चलो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो फ्यूचर में अगर मैं ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं तो मैं अपनी अप्रोच को थोड़ा ट्वीक कर दूं, मतलब तो मेरा क्या है टाइम भी बच जाए ऐसे। ओके, टीयर 3 का क्या आपने, मतलब किस हिसाब से आपका वो रहा प्रिपरेशन का फेज, टीयर 3 के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया। आप तो क्या है, जैसे टीयर 3 और टीयर 2 के बीच में टाइम थोड़ा कम कर दिया है, तो बच्चों को अब हम्म। क्या करना चाहिए, टीयर 3 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कोई चीज आप बताइए। तो टीयर 3 के लिए मैंने 2 बुक्स थी मेरे पास। एक तो अरिहंत की ऐसे वाली बुक आती है और अरिहंत की एक लेटर राइटिंग की बुक आती है। तो मैंने मतलब एक रीडिंग सी मारी थी कुछ ऐसे की जो आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है उस टाइम के हिसाब से। अब वो कैंडिडेट को खुद डिसाइड करना होगा कि इस टाइम के हिसाब से उसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होता है, पता लग जाता है कि स्टार्ट कैसे करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। उससे ऐसे नहीं पता लगेगा कि यही मैटर लिखना है, मतलब मगअप कभी भी नहीं करना है किसी चीज को, फ्रेम पता बस चल उसमें जाता है। देखना है। हाँ, फ्रेम पता चल जाएगा उससे। और प्लस लेटर राइटिंग की बुक से जैसे हमने स्टार्टिंग की लाइन देख ली कि ऐसा लेटर आएगा तो ये स्टार्टिंग मेरे को ऐसी करनी है और कंक्लूड ऐसे करना है, उससे क्या हो जाएगा कि आपका आपका भी टाइम बच जाएगा वहां पे, और मतलब आप ज्यादा टाइम क्या है ऐसे को दे पाओगे जहाँ पे आपको थोड़ा मतलब मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा ज्यादा। तो ये टीयर 3 के लिए था। प्लस मैंने कुछ ऐसे खुद से लिखे थे वहां पर टीयर 3 का, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो क्या है मैं टाइप करता था वहां पे, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर टीयर 4 होगा तो टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो साथ साथ में मतलब टाइप करते करते उनको ऐसे वो लिख देता था। तो अगर बच्चों को चाहिए तो वो मेरे पास अभी भी टाइप्ड फॉर्म में पड़े हैं। अगर उन्हें चाहिए होंगे तो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मतलब आपको दे दूंगा, तो आप अपलोड कर देना। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा बेस पक्का दे दीजिए फिर आप। हम्म। इसी सेशन के बाद ही अपन डाल देते हैं। जो भी हम्म। आपने ऐसे वगैरह कंपाइल जैसे आप बता रहे हो, देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जितेंद्र जी ने एसेज लिखे हुए हैं, अपने लेटर भी हैं क्या, नहीं, ऐसे केवल ऐसे ऐसे। ऐसे की कंपाइलेशन है, टाइप्ड ऐसे की कंपाइलेशन है, तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, इनकी पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके पीडीएफ बनवा लेते हैं, और उसको अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसका टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो आप, और वहां पे हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, जैसे बाकी पीडीएफ एक हमारी रहती चीज हैं तो ये भी डाल देंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। एक चीज और कि उसमें क्या है कि वो पिछले साल लिखे हुए ऐसे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि जैसे कुछ मैंने इंडेक्स लिखा है तो मतलब एनवायरनमेंट का कुछ इंडेक्स लिखा है, तो वो एक बार सब क्या है वो रिवाइज हो चुका है अब तो इस ओके, साल के हिसाब से, तो एक बार सब चेंज कर लेना। वैसे मैं बता दूंगा, डेटा। लिख दूंगा उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग ये अभी कर रहे हैं और देंगे ये, तो हमारे पास टाइम है, तो इस बीच आप पीडीएफ उसमें जो भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए। बहुत, ये तो थैंक यू सो मच, हेल्प हो जाएगी बच्चों की, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि उनको दिख भी जाएगा कि किस हिसाब से ऐसे आपके मार्क्स कितने 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 आए हैं। एक बार, वैसे तो सबको पता है बट आप एक बार बता दीजिए, सबसे पहले पूछना था प्री से मार्क्स से पहले क्या। हाँ ओके, मतलब प्री से स्टार्ट ना। हाँ, हाँ, तो प्री में मेरे रॉ स्कोर था मेरा 151.5, जो नॉर्मलाइज होके 195 हुआ। और मेंस में मेरा मैथ्स में था 192 रॉ स्कोर, और जो नॉर्मलाइज होके 206 पॉइंट समथिंग हो गया। और इंग्लिश में मेरा रॉ स्कोर था 190, जो नॉर्मलाइज होके 201 पॉइंट समथिंग हो गया। और टीयर 3 में मेरा 71 है। 71। हाँ, हाँ। ये हाँ, जैसे अगर आप जैसे आप लोग कनेक्टेड हो, जैसे रैंक 1 रैंक 2, जैसे आपकी रैंक 3, तो आपने देखा होगा, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे टीयर 1 तक जैसे काफी बच्चे ऐसे थे आपके जैसे 195 है, तो कोई कोई टीयर 1 में ही आगे चला गया, और बाद में टीयर 2 में जैसे आपके ज्यादा थे बट स्टिल वो कंपनसेट हो गया, फिर टीयर 3 ने भी एक अच्छा रोल प्ले करा। तो ये सारी चीजें मतलब ओवरऑल थोड़ा सा इसमें एक टीयर 3 में मेरे को ऐसा लगता है कि लक फैक्टर भी थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अगर किसी के 65 आए हैं, किसी के 71 आए हैं, किसी के 60 आए हैं, तो ये ओवरऑल चेकर जो चेकिंग होती है उस पर डिपेंड हो जाता है, राइट। लक फैक्टर तो डेफिनेटली है टीयर 3 में। मतलब एक ही कंटेंट के लिए हो सकता है कि एक बंदे को 50 मिल जाए और एक बंदे को 80 मिल जाए, इतना लक फैक्टर है। बाकी आपको मेहनत, मतलब ऐसे नहीं रहना चाहिए कि मैंने टीयर 3 की काश में तैयारी कर लेता तो क्या पता मेरे मार्क्स आ जाते। अगर आपने तैयारी करी फिर भी मार्क्स नहीं आए, वो आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो लेकिन टीयर 3 अगर आपने का आप जैसे तैयारी। अब इनको कैसे करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, ऐसे लिख के, जैसे आपने तो ऐसे लिखे देखे थे, आपके पास टाइम था, तो अब इन बच्चों को क्या करना चाहिए, सिर्फ रीड कर लेने चाहिए, जैसे आप पीडीएफ वगैरह दोगे उससे ही फर्क पड़ जाएगा, या लिख के देखें। अब लिख के तो नहीं देख सकते मेरे हिसाब से। जो मैंने पीडीएफ दी, मतलब वो काफी मतलब मेहनत के बाद है। मतलब उसमें क्या है कि मैंने उसमें स्टार्टिंग देख लें सबकी, मतलब लिखना कैसे, क्या टेम्पलेट होना चाहिए, और एग्जाम में भी क्या करना है आपको। मतलब एक चीज सबसे पहले करनी चाहिए, सबसे पहले तो फ्रंट पेज ढंग से भरना है सबको, रोल नंबर ढंग से भरना है, और लेफ्ट सम इम्प्रेशन, सब्जेक्ट। और ये भी ध्यान कर लेना कि इन्विजिलेटर जो है वो कहीं दूसरी जगह साइन ना कर दे। गलती उसकी हो सकती है लेकिन जिंदगी आपकी है, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो ऐसा ये भी हो सब जाता है ध्यान अगर रख वो लेना। कहीं और कर देते तब भी हट जाता है। हाँ, मतलब मान लीजिए उसने एग्जामिनर की जगह साइन कर दिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। प्लस अंदर लेटर जो लिखते हो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखना, जो दिया है वही लिख देना। इस बार जीडी रेस्टोरेंट तक दिया था उन्होंने, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी वो सब जानते हैं, 6-7 महीने जैसे गुजरे हैं। तो उसमें क्या है कि अगर न्यू दिल्ली भी नहीं दिया तो न्यू दिल्ली भी मत लिखना, 1100 XX भी मत लिखना, हाउस नंबर कुछ भी मत लिखना, जो दिया है वो लिख देना। चाहे से फॉर्मेट इनकम्प्लीट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप उसकी वजह से 7-8 महीने टेंशन में गुजार रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अपनी इमेजिनरी कुछ नहीं लिखना। प्लस आपने वो पूछा कि अब बच्चों को क्या करना चाहिए, तो अब मतलब जो मैंने ऐसे बताया उनको एक बार रीड कर लें, उससे आइडिया लग जाएगा कि स्टार्टिंग क्या करनी है और एंडिंग कैसे करनी है। प्लस 2-4 चीजें मैं बताऊंगा, जैसे एसडीजी होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसमें क्या होता है, वेराइटी होती है, टोटल 17 या 18 होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वेराइटी हो जाएगी, उसको हर ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो उसमें बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी होती है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अपन ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने ये सारी चीजें तैयार करी थी, इंपॉर्टेंट तो आपने इसमें लिखा आर्टिकल। हुआ है ना, लिखा हुआ है ना ऐसे में। हाँ हाँ। हाँ, वो बच्चों को मिल जाएगा, वो समझ जाएंगे कि डायरेक्ट आपने क्या क्या यूज किया हुआ है। बिल्कुल ठीक हाँ। है। हाँ, ये सही एक स्मार्टनेस होती है कि एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी ऐसे में अगर हम जो रिटर्न फॉर्मेट है वो चीज लिख देते हैं, तो वो लगता है कि थोड़ा वेल लर्न पर्सन है और अच्छा हाँ खासा तो वही। उसको हाँ। हाँ रहता है। आपने नोट्स बनाए थे क्या अपने खुद किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट के, अपने हाथ से कुछ बनाया? मैंने नोट्स मैंने कभी नहीं बनाया, बस मैंने मैथ्स में जो है, ये जो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आते थे जो मेरे को अच्छे लगते थे, वो मैं नोट डाउन कर लेता था, और उसकी ऑलमोस्ट एक इतनी मोटी सी किताब बन गई थी टोटल। तो वो क्या है, वो मेरे रिवीजन में काम में आई थी फिर। हाँ, बाकी तो मैंने नोट्स 15 किसी दिन भी सब्जेक्ट के नहीं लास्ट बनाए। 15 दिन में क्या आपने कोई भी एक भी मॉक देना चाहिए किसी बच्चे को, या क्या करना चाहिए ऐसा? जैसे मैंने अपने मॉक टेस्ट अभी जो पेड वाले थे वो अवेलेबल करा दिए असाइनमेंट फॉर्म में, तो मैंने उनको यही बोला कि आप इसको असाइनमेंट की तरह सॉल्व कर लो।
या मतलब आपकी तरफ से क्या, आपने क्या किया था लास्ट के 15 दिन, चाहे प्री से पहले या मेन से पहले? एक तो वो चीज समझ में आ गई कि बुक मार्क वाला पॉइंट, बुक मार्क वाले सारा रिवाइज किया था, और हाँ, तो 15 दिन में यही होना चाहिए कि आपने जो बुक मार्क किया वो रिवाइज कर लो पहले, मतलब कि वो दोबारा अगर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। दूसरी चीज यही कि जो आप, मैं क्या करता था, मैं 2 मॉक्स देता था एक दिन में प्री के, मतलब क्योंकि 1-1 घंटे के मॉक्स होते थे, तो मैंने क्या कर दिया था लास्ट के 15 दिन में केवल 1-1 कर दिया था वो मॉक। क्योंकि क्या होता है कि माइंड थोड़ा बोर होने लग जाता है जब आप ज्यादा मॉक देते हो ना, तो थोड़ा क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है माइंड। तो क्या होता है, मॉक्स कम कर दिए थे। अगर आपको लग रहा है कि आपने ज्यादा दे लिए मॉक्स, तो 15 दिन में अगर आप मॉक्स नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टच में रहना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, कि मैंने जो किया था, मैंने लास्ट के 15 दिन में जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ होती है ना, जैसे मेंस था जो मेरा इसका मैथ्स और इंग्लिश के लिए, मैंने मैथ्स का क्या किया था कि जो प्रीवियस ईयर के ये थे, सीजीएल 18 का प्री हुआ था, तो इसके सारे मैंने सॉल्व कर दिए थे एक साथ। तो इससे क्या है कि पता लग गया था कि ये पैटर्न है, ऐसा कुछ आ सकता है अब। तो इससे क्या हो गया, मतलब आगे आप अगले दिन वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो फटाफट सॉल्व करोगे। और बाकी बाकी मतलब बेसिक चीजें है ना, वो कमांड होनी चाहिए, मतलब उनके ऊपर, जैसे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हो गया, और एक डिविजिबिलिटी हो गया। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रेशर में होता है ना इंसान, तो ये बेसिक चीजें भूल जाता है। वो देखता है इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन वो नहीं देख रहा कि लास्ट में डिजिट सबकी अलग अलग है। तो वो बेसिक चीजें है ना, वो बहुत मदद कर देती है। प्लस ये डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें जो है, ये वो होनी चाहिए कि हाँ, ये काम में आ जाए आपके। ये बताइए कि बुक्स तो आप बता ही चुके हो सारी, कौन सी आपने रेफर करी है, आप कितने आवर्स, ये भी अब क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट आया हुआ है कि कितने आवर्स आप पढ़ते थे, और डिफरेंशिएट कर दो कि मैथ्स को इतना टाइम ऐसे करके, तो थोड़ा खुश हो जाएंगे बच्चे कि हाँ ये भी बता दिया। तो मतलब वही है कि सबकी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटेजी सुनकर कोई अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दे। मतलब जिस स्ट्रेटेजी में आप कंफर्टेबल हो ना, वो फॉलो करते रहो। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं मैथ्स को हमेशा वो टाइम देता था, मेरे 2 चीज फेवरेट थे, एक तो मॉक देना और एक मैथ। तो मैं इस चीज को ऐसा टाइम देता था जब मेरे को नींद आ रही होती थी। जैसे दिन में मैं क्या करता था, मॉक दे लेता था। तो उस वक्त क्या होता है, जैसे खाना खाने के बाद थोड़ी नींद आती है, तो मैं उस वक्त मॉक दे लेता था। तो वो नींद भी चली जाती थी और मेरा मॉक भी हो जाता था। प्लस रात के ऑलमोस्ट 10 से, मतलब मैं रात को लेट तक पढ़ता था और सुबह लेट उठता था। ऐसा था मेरा, थोड़ा बेकार सा शेड्यूल है, लेकिन ऐसा ही था। मतलब बेकार नहीं है, तो बट मेरा भी ऐसे नॉकटर्नल टाइप आप रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब तो हमारी रात को पर जैसे रात 2 को भी बजे बातचीत हुई है लंबी लंबी, तो पता चल जाता हाँ, है। और तो आप मतलब ये जैसे बताइए, मैं हाँ बोलिए बोलिए। 3 घंटे मैंने रात को जैसे फिक्स कर रखा था कि 11 से 2 है वो मैथ्स को देना है। तो वो पूरे 3 घंटे मैथ्स को चलते रहते थे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट भी और बोर भी नहीं होता था। तो कैंडिडेट को उसी तरह से डिजाइन करनी चाहिए अपनी, कि जो बोरिंग काम है ना, वो सबसे ऐसे टाइम को चूज करे जहाँ पे उसको लग रहा है कि उसको नींद आ सकती है, वो अनप्रोडक्टिव सा फील कर रहा है, तो अनप्रोडक्टिव। उस टाइम को चूज करना चाहिए। ब्रेक वगैरह कैसे लेते थे, मतलब कभी किसी हफ्ते में कोई किस टाइप से ब्रेक, ब्रेक एक बहुत बड़ा होता है, बाहर घूमने जाते, पब जाते थे, कहीं और जाते थे, डेट पे जाते थे, किस तरीके के ब्रेक्स रहते थे, ये पूछना चाहते हैं सर। क्योंकि ये फिर क्या होता ब्रेक है, के कई लिए लोग बच्चों के साथ क्या होता है, ब्रेक लेते हैं फिर वो ब्रेक मोड से बाहर नहीं आते, तो वो बाहर कैसे आना है वो भी बता देना। हर दिन का वैसे एक घंटा मिनिमम फिक्स होना चाहिए जहाँ पे आप किसी भी दूसरी एक्टिविटी को टाइम दे रहे हो। मतलब कभी भी हो जाए, वो सुबह हो जाए या शाम को हो जाए। तो मेरा भी 1 घंटा, मतलब डेली तो वो फिक्स था, मतलब जिसमें मैं कुछ भी कर लेता था। मान लो मैं पार्क चला गया, अगर मन नहीं हुआ तो मैं मतलब नॉवेल्स पढ़ने लग गया, कुछ भी करने लग गया। मतलब कुछ पढ़ाई से हटके करता था, नॉवेल्स को पढ़ाई नहीं मानता मैं, इसलिए वो मतलब करने लग गया। बाकी अगर वैसे ब्रेक भी है तो मतलब फैमिली के साथ ही रहूं, तो कभी जैसे दीदी के साथ, भैया के साथ चला गया कहीं बाहर, मूवी देख ली, बस ऐसे ही था। कोई ऐसे नहीं था कि कहीं घूमने जा रहा है, बस अच्छा, ऐसे। महिला मित्र के साथ नहीं घूमने जाते थे? ठीक है, टाइम टेबल वगैरह बनाया हुआ है आपने, फोक मतलब एक स्टिपुलेटेड टाइम इसको देना है, और एक बिल्कुल एडमेंट तरीके से फॉलो किया था, ऐसा कुछ था कि टाइम टेबल आपने बना लिया मतलब कि उसको? कभी भी मैंने, मतलब ऐसे नहीं, पेन पेपर मोड पे कभी भी लिख के ऐसे दीवार पे नहीं चिपका है, लेकिन दिमाग में जो सेट था उसी हिसाब से फॉलो किया कि इस टाइम पे मॉक देना है तो इस टाइम पे मॉक देना है। तो टाइम टेबल तो फॉलो किया, लेकिन कभी भी ऐसे दीवार वगैरह पे कुछ नहीं। और पर डे का टास्क देते थे क्या अपने आपको कि आज मेरा ये, आज मेरे को इतना इतना करना है, टास्क देते थे कुछ खुद को?
जी जब 3 बिल्कुल। घंटे जैसे जी। मैथ्स पढ़नी है तो इस 3 घंटे में मेरे को क्या करना है, ऐसा कुछ था? हाँ, मतलब ऐसे चलता था कि जो मतलब मैंने एक टॉपिक उठा लिया, जैसे मैंने मेंस्ट्रुएशन उठा रखा है या फिर ज्योमेट्री उठा रखा है, तो मतलब वो लगातार चलता रहेगा, मतलब कुछ कुछ दिनों तक चलता रहेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। फिर अगला टॉपिक डिसाइड कर लिया, जैसे मेंस्ट्रुएशन डिसाइड कर लिया, तो फिर वो चलता रहेगा। तो जब तक खत्म नहीं हो जाता वही चलता रहता था, मतलब कि एक टॉपिक आपकी पढ़ना है। स्पीड कैसे, मैथ्स में स्पीड कैसे आई? मतलब ये बड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे की स्पीड कैसे, और स्किपिंग दोनों एक बहुत बड़ा, हुँ। कि स्किपिंग की आर्ट कैसे डेवलप हुई और स्पीड कैसे आई? स्किप किया भी था या रेगुलर करते चले गए? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो स्पीड जो है मेरे अकॉर्डिंग 2 चीज़ों से मिलके बनती है। एक तो जैसे आपने कहा स्किपिंग, एक स्किपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा उस प्रेशर के माहौल में अपना कॉमन सेंस अगर आप यूज़ कर पा रहे हो, तो वो दोनों चीज़ें मिला के ही आपको स्पीड देगी। मेरी स्पीड ऐसे नहीं थी कभी भी कि मैं 43 इंटू 46 फटाफट एकदम कैलकुलेट करके फटाफट बता दिया मैंने। कभी भी ऐसा नहीं हूँ मैं कि मेरी स्पीड इतनी तगड़ी थी। बस मैं ऐसा था कि मैंने डिसाइड, मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी क्या थी, जैसे मैं मेंस की बताऊँगा आपको, कि मैथ्स जैसे मेरे को अटेम्प्ट करना है, तो मैं क्या करता था, मैंने एक अपना रेजाइम फॉलो किया था कि मेरे को पहले 80 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं जैसे तैसे। अब ऊपर 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे 75 हो गया, 76 हो गया, 76 अटेम्प्ट हुए। लेकिन मेरे को कोशिश करनी है कि पहले 80 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस तक मैं कर लूँ पूरे 100 में से, चाहे से कितने भी स्किप मारने पड़े। लेकिन ये तब चेंज करना पड़ सकता है जैसे जब डिफिकल्ट थोड़ा-सा पेपर आ जाए, तो उस हिसाब से चेंज भी करना पड़ जाता है। तो मेरा ऑलमोस्ट यही फिक्स था कि पहले 80 क्वेश्चन में पहले 80 मिनट्स में 80 क्वेश्चन करने हैं, फिर बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं उनके लिए मेरे पास 40 मिनट्स हैं। और वही 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो गेम चेंजिंग होंगे, वही आपको जो है ऊपर लेके जाएँगे, वही आपको नीचे लेके जाएँगे। तो उनके लिए बहुत ध्यान से, मतलब आप जितना भी टाइम है आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करके दो, और मतलब ये यूनिट डिजिट वगैरह जो भी है, ये सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं में यूज़ होंगे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है ना, उनमें, और गलती भी उन्हीं में होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसे मेरा ये था, मतलब। और स्किप मतलब वही है कि स्किप करना ही करना है आपको। अगर आपने सोच लिया है ना कि पहले 80 मिनट्स में मेरे को 80 करने हैं, तो आप अपने आप स्किप करते चले जाओगे। ये आर्ट डेवलप ऐसे ही होगी, प्लस स्पीड, आपका ये स्किपिंग प्लस कॉमन सेंस, बस इन दोनों चीज़ों से ही डेवलप हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। आप सोशल मीडिया का कैसे, मतलब टेलीग्राम तो सबने सुन लिया, किसी और सोशल हुँ, मीडिया पे भी थे डिस्ट्रैक्शन वगैरह क्या? क्योंकि मैंने ये देखा है, जैसे मैं अपने खुद के, अब डांट लग रही होगी, उनको लगेगा कि डांट रहे हैं, लेकिन मैं अपने खुद हुँ, के सुपर 100 बैच वाले बच्चे हैं जो, उसमें मैंने देखा हुँ, कि उस पे बैठे रहते हैं, फेसबुक पे बैठे रहते हैं, कभी यहाँ टैग कर दिया, कभी मेरे को भी टैग करते रहते हैं। ठीक है, हम लोगों का क्या है, हमें फेसबुक पे इसलिए आना पड़ता है क्योंकि अगर फेसबुक पे नहीं आएंगे तो जनता थोड़ा, जनता तक नहीं पहुंच पाते, तो वो हमारी मजबूरी है कि ठीक है, एज हुँ, अ मेंटोर। लेकिन बच्चों हुँ, को पूरे पूरे दिन, अब 1 सेकंड में देखो आप कुछ डालो, कमेंट आ जाएंगे, तो फिर वो उससे कैसे, आपने थे क्या आप फेसबुक पे, या किस हिसाब से आपने अवॉइड किया? या कुछ लोग जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब तो क्या होना, सोशल मीडिया एक मतलब टॉपिक है, इस सोशल मीडिया से कैसे? तो मतलब ग्रेजुएशन तक तो मैं सब कुछ चालू था, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं नहीं था कभी भी। मतलब अभी किया है डाउनलोड वो भी, लेकिन मतलब दूर था उन चीजों से। बाकी टेलीग्राम बहुत टाइम से वो तो रहा ही है, कांस्टेंट रहा है टेलीग्राम, वो कभी फोन से नहीं गायब हुआ। एक चीज जो गायब नहीं हुई वो टेलीग्राम है बस। प्लस दूसरा फेसबुक, मैंने जब मेरे को लगा कि 1 साल डिवोटेडली देना है, तो मतलब मैंने फेसबुक का यूज लिमिटेड कर दिया था। मतलब जैसे कुछ नोटिफिकेशन आई तो वो देखने के लिए बस, मतलब सब्सक्राइब कर रखा था, और वो अपने आप ऊपर ही आ जाता है अगर कुछ नया आया होता है, तो मैंने खोल के देख लिया फटाफट, बस इस काम के लिए यूज किया था फेसबुक। बाकी व्हाट्सएप मैंने डिलीट कर दिया था 1 साल के लिए पूरा कंप्लीट। व्हाट्सएप डिलीट कर देगा, ठीक है। हाँ। और ये एक चीज और मुझे जो पूछे, जैसे कुछ लोग वर्किंग होते हैं, जैसे मान लो, जैसे अगर हम बात करें, एक और है, उनका भी हम देखते हैं, बात बनती है, जैसे पंकज, मैंने आपको बताया भी था, पंकज करके, वो वर्किंग थे हम्म, उसमें, शायद सीएचएसएल के थ्रू पहले भी लगे हुए हैं वो, अब वो खुद ही बताएंगे अपने बारे में। तो हम्म, वो वैसे वहां पे वो पॉइंट शेयर हो जाएगा कि उन्होंने कैसे किया। आपके हिसाब से, जैसे हम्म, आप भी अभी वर्किंग हो, और हम्म, वर्किंग काफी टाइम से हो, है ना, हम्म, तो वो तो आपके प्रोफाइल पे दिखता ही है, तो हम्म, उस फेज में कैसे तैयारी करनी चाहिए, मतलब एक वर्किंग एस्पिरेंट को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, वो सब अगर इस पे भी थोड़ा सा बता पाओ तो सही रहेगा। तो पहली चीज तो ये कि मतलब जो ऑलमोस्ट मेरी पूरी तैयारी थी वो तो नॉन वर्किंग थी, जो कुछ पोर्शन है वो नॉन मतलब वर्किंग साइड था। अच्छा। लेकिन ऐसा है कि
जब मतलब ऐसा मैंने भी देखा है कि जब आप वर्किंग होते हो ना तो क्या होता है, टाइम बहुत कम हो जाता है आपके पास। तो मतलब आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। अब जैसे अगर मैं होता तो मैं क्या करता कि जैसे मैं 2 मॉक टेस्ट देता हूँ एक दिन में प्री के अगर, तो हम्म, मैं क्या करूंगा, मैं चेंज करूंगा, मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा प्लस वो जो 1 घंटा मेरा बचता है वो मैं किसी और सब्जेक्ट को दूंगा जो मेरे को लगता है कि मेरा वीक है। तो इस वर्किंग का तरह मैं से सोचता मतलब हूँ कि ट्वीक मैं करना पड़ेगा। उनके ज्यादा, वो जो वर्किंग होते हुए भी हाँ। 658 मार्क्स लाए हैं, तो हम्म वो शायद हम्म बता हम्म पाए बंदा क्या। हो सकता है वो भी यही बोलते कि छुट्टी ली थी। तो लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, जो लोग होते हैं वर्किंग, उन्हीं वो ही ढंग से बता सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, जैसे हम्म आपका जो फेस अगर वो वाला रहा है, अब आपने खुद ही कन्फेस कर लिया कि मेरा पूरा हो रहा है, तो वो आप देख सकते हो कि दिल से बोल रहे हैं सारी चीजें, और सबको समझ में आएगी हम्म आपको। आप आगे हम्म। यूपीएससी में जाना चाहेंगे, मतलब आपका आगे का गोल क्या है, यूपीएससी करोगे आप? मतलब यूपीएससी इमीडिएट गोल नहीं है, मतलब अभी अभी अच्छा, ऐसे स्टेट पीसीएस इमीडिएट का नहीं गोल है। सोचे हैं, लेकिन सोच लेंगे। मतलब पहले स्टेट पीसीएस का सोचा है अभी। अच्छा। हम्म, सही है, सही है, मतलब अभी इमीडिएट नहीं सोचे हैं, लेकिन सोच लेंगे। हाँ वही वाला सोच आंसर, मिर्जापुर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी आपका मतलब, पर आप जाओगे उसमें, है ना? अभी तो हाँ। कुछ टाइम तक एंजॉय करोगे ना आप जॉब के बाद, या बिल्कुल तैयारी? तैयार नहीं, अभी अभी तो मतलब वही है कि पूरा टाइम तो कोई एंजॉय नहीं कर सकता। मुझे याद है कुछ मैंने एक टाइम तो साल आप। पहले जब आपकी आप जो स्नैपशॉट डाला था यूट्यूब पे, हम्म तो बहुत सारे हम्म लोगों को लग रहा था फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने मार्क्स कैसे, 600 प्लस, उस टाइम शायद टीयर 3 का रिजल्ट नहीं आया था ना, हाँ हाँ और हाँ सिक्स हाँ हंड्रेड हाँ। प्लस कैसे आ गए, ये वो। एक्चुअल में क्या है, मेरी भी मतलब थोड़ी अपनी गलती है कि एडिट वैडिट नहीं करके डालता मैं कई बार, और जैसे स्नैपशॉट डालता हूँ, तो उसमें मैंने देखा था, हम्म तो जैसे ये इस टाइप के ट्रॉलर्स होते हैं, और जो हम्म हमेशा आपको मतलब हमेशा क्रैब्स की तरह खींचते रहते हैं, उनसे कैसे आप, आपकी लाइफ में भी आए होंगे बहुत सारे लोग जो कुछ भी बोल के निकल जाते होंगे। जैसे टेलीग्राम चैनल पे ही, ग्रुप पे ही आते थे हमारे, जो बोलते थे अरे ये तो आपने गलत किया, उल्टा सी मतलब ईगो पे आ जाता है कई बारी, कह रहे तुम्हें कुछ हम्म। आता नहीं है। अब वो कोई नया आया एस्पिरेंट और उसने ऐसे बोल दिया, तो कैसा फील होता था, और कैसे उसको फिर वो करते थे आप, कन्वर्ट करते थे तो पॉजिटिविटी में? वो तो मतलब पूरा फेज ही रहेगा। मतलब कोई ना कोई क्या होता है कि लाइफ में आप स्टार्टिंग से रहेगा, आपको कोई ना कोई नीचे दिखाने वाला कि नीचे दिखाएं आपको कैसे ना कैसे। तो आप स्टार्टिंग से सीखते हो ये सारी चीजें कि आपको कैसे डील करना है। मतलब मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया ऐसी चीजों पे, और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ठीक है सुन लिया, उसको इग्नोर किया सीधा, मतलब क्योंकि वो क्या होता है कि आप अगर जो ज्यादा सोचोगे ना तो आप अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है उसी को अफेक्ट कर रहे हो। तो क्यों करना, दूसरे आप, आपकी लाइफ है, आपको जीनी है, तो बिल्कुल। वो आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपने कभी सोचा था टॉप 3 में आप आओगे? टॉप 3 का मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने बस इतना सोचा था कि सीजीएल के थ्रू जॉब मिल जाएगी कोई घर के पास, वो बहुत है। कभी नहीं सोचा था। सही है, सही है। और ये जो आपने, जैसे अभी आपने 2018 का दिया, 1 साल डिले हो गया, ये जो डिले जो एसएससी करता है, बार बार, कभी कोई मतलब पोस्टपोन, एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, कभी कोई केस का इशू आ जाता है, कभी ये यूएफएम आ जाता है, तो ये जो इतनी सारी नेगेटिविटी आती है, तो कोई किसी एस्पिरेंट को ये नेगेटिविटी के होते हुए भी, क्योंकि ये है, नेगेटिविटी तो है ही, हम्म। होते हुए भी कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर करना चाहिए, मतलब आपने इस चीज को कैसे अवॉइड किया? जैसे आप सुनते थे, और हम्म जैसे किसी किसी का तो प्लस हो जाता है कि जिसने जस्ट स्टार्ट किया उसको टाइम मिल गया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम्म लगता है हम पूरे रेडी हैं, हम प्रिपेयर हैं, अब फिर हम्म से डिले हो गया, तो फिर पूरी प्रिपरेशन खराब सी हो जाती है, हम्म। ऐसा फील आता है, तो कैसे करना चाहिए? 2018 में भी ऐसा ही था। मतलब मेरे मेरे साथ ऐसा 2 बार हो गया है। तो मतलब 2018 में भी मेरी तैयारी तो ऑलमोस्ट बहुत पहले हो गई थी कंप्लीट, लेकिन फिर वो रिपीटेड जो डिले था वो मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग तो था। प्लस दूसरा ये यूएफएम के कारण जो हुआ डिले, इसमें क्या था कि एक तो डिले हुआ, प्लस एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन ये थी कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद अगर कुछ गलत हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, वो सब दिमाग में आने लगी थी चीजें। तो उस वाले पीरियड में तो क्या था कि जो 2018 वाला पीरियड था उसमें ये था कि मैंने दूसरे एग्जाम्स पे भी फोकस शिफ्ट किया अपना। तो उससे क्या हुआ गया कि मैं दूसरे एग्जाम्स को भी थोड़ा टाइम देने लगा, और मैंने क्लियर भी करे कुछ एग्जाम्स। और मतलब कुछ जैसे एक सेप्टेम 09 था, और एक सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का है, टेक्निकल जी, असिस्टेंट का, जी, वो जी। एग्जाम क्लियर किया। प्लस जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का एक एग्जाम था नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में, वो क्लियर किया। तो इससे क्या हो गया कि मेरा टाइम जो है वो यूटिलाइज भी हो गया, प्लस मैं सिक्योर हो गया। और हम्म,
तो उस वक्त क्या हुआ कि सेप्टेम्बर 09 मैंने क्लियर किया और उस दिन ही रिजल्ट आया जिस दिन सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम था। तो क्या हो गया, एक वो भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके पास अलग ही कि हाँ आपके पास जॉब है, तो क्या होगा, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे अगला फेज। तो ये सारी चीजें होती है। प्लस ये जो यूएफएम वाला सिनेरियो था उसमें क्या हुआ कि टेलीग्राम पे बहुत सारे दोस्त बन गए। तो क्या हो गया कि वो भी उतने ही फ्रस्ट्रेटेड थे जितना फ्रस्ट्रेटेड था। तो एक दूसरे ने एक दूसरों मतलब एक दूसरे में ही फ्रस्ट्रेशन निकल जाती थी, मतलब ऐसे फ्रेंडली वे में वेंट आउट कर देते। प्लस लूडो ग्रुप बना लिया, लूडो खेल लिया, ऐसे चल गया मतलब वो फेज अच्छा, पूरा। टीयर 4 के लिए भी कुछ प्रिपरेशन कर, जैसे आपने बोला टाइपिंग का तो आपने कर लिया था जब ऐसे था, उसके लिए कोई प्रिपरेशन की थी या नहीं, कुछ नहीं किया? अभी टीयर 4 जैसे 18 और 19 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। वैसे तो मेरे को जो पोस्ट चाहिए उसके लिए तो मैंडेटरी है नहीं टाइपिंग और ये सब। तो अगर मैं दूंगा भी नहीं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने तैयारी तो करी थी उस वक्त जब मेरे को लगता था कि मई में रिजल्ट आ जाएगा टीयर 3 का। ऐसा। तो उसमें एक्चुअली मैंने एक एसएससी ट्यूब की कोई बुक आती है, वो पावर पॉइंट की और उसकी एक्सेल की, प्लस हाँ टाइपिंग के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं वो डाउनलोड करके टाइपिंग बेसिक वैसे देखी थी। ओके, तो बस यही एंड करते हैं, लास्ट यही रहा। एक सवाल और है कि पूरी ये जो आपका इतने 1.5 साल, दो कितने साल हो गए इस बात को मतलब तैयारी करते हो, 2017 के बाद से आप कर रहे हो, अभी तक देखा जाए तो ज्वाइनिंग जब तक नहीं आ रही, अब तो खैर आपको कोई परेशानी नहीं है, जैसे आप दोगे भी नहीं 19 मेंस का, तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन जैसे पेरेंट्स के अलावा कुछ ऐसा था जो मतलब बच्चे क्या करते हैं हर थोड़े दिन में बोलते हैं कि हम जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि सर कोई मोटिवेशनल बात बताइए या मोटिवेशन दीजिए, अपनी अचीवमेंट्स बताइए, ये सब मतलब सब उनका ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे को मोटिवेशन मांगनी है, किसी से मोटिवेशन मांगनी पड़ती है लोगों को? मोटिवेशन सर अंदर से आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं होती। वो क्या होता है, एक टाइम होता है जब आप लो फील करते हो, लेकिन जो उठाना होता है ना वो आप खुद ही उठाओगे अपने आप को, कोई और आके उठाने भी नहीं वाला आपको। यही ये मोटिवेशन घर से ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिलने वाली मेरे ख्याल से। होता ही है। तो बस लास्ट में आप बताइए कि कुछ कहना चाहोगे और फिर ये सेशन वाइंड अप करेंगे। एक तो थैंक यू सो मच वो जो आप पीडीएफ दे रहे हो उसके लिए, और मुझे और कुछ बोलना है तो मैं याद कर लेता हूँ, आप इतने बताइए आपको कुछ कहना है तो। हाँ 2019 के जो मेंस के कैंडिडेट हैं उनको ऑल द बेस्ट। और एक चीज की जो भी मॉक्स दे रहे हैं अभी डेली डेली, उनको अगर हो सके तो मतलब ऑल्टरनेट कर दो, एक दिन मैथ्स एक दिन इंग्लिश कर दो। तो क्या हो जाएगा कि आपका वो बोरिंगनेस है ना वो नहीं आएगी, आप रिजुविनेटेड जाओगे एग्जाम में और पूरी एनर्जी के साथ मॉक देख के आओगे, एग्जाम देख के आओगे। चलिए तो फिर सेशन फिनिश करते हैं। जो लोग क्या बोलते हैं जितेंद्र जी से जुड़ना चाहते हैं, मेरे ख्याल आप कोरा पे हो, और कोरा पे हूँ। हमारे जो टेलीग्राम उसमें उसमें तो सालों से हैं एडमिन बने हुए हैं, तो वहां पे तो मिल ही जाएंगे। आप पता नहीं टाइम कितना दे पाओगे कितना नहीं दे पाओगे, और कोई तरीका है आपसे वो करने का? बस यही है, मतलब टेलीग्राम पे मैं हूँ, एक्टिव कर देता हूँ मैं मैसेज क्वेश्चन अगर कोई वगैरह भी सॉल्व कर दिया पूछता करो है। जब फ्री होते हाँ। हो। चलो, थैंक यू सो मच। और तो कुछ नहीं बोलना ना आपको, करें फिर? नहीं नहीं बस। चलिए, थैंक यू सो मच जितेंद्र, मजा आ गया यार, मतलब मेरे को दिल से, मैं तो करता ही हूँ बात और आपने भी बिल्कुल दिल से बात करी, बच्चों को दिख गया होगा। और कोई अगर कोई चीज रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उनका उसका रिप्लाई भी यूट्यूब की वीडियो पे कर दोगे ना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना। जी 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 जी, हाँ, हो तो जाएगा हो उससे क्या जाएगा। होगा, हाँ कर देना। अगर किसी का पर्सनल है कुछ तो वो भी पूछ लेंगे कि हाँ कमिटेड हो या नहीं हो, टेलीग्राम। ये सब चीजें आगे का तो ये सब रहता है ना, बच्चों को थोड़ा रहता है, तो आप रिप्लाई कर देना, ठीक है? टेलीग्राम पे भी अपनी वीडियो के कमेंट पे कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच और सेशन डिसमिस्ड। बाय बाय।